नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा या फिर कोई भी अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों जैनुल आबिदीन। याद रखिएगा कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। ये हम्पी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। वो था दोस्तों कृष्णदेव राय। याद रखिएगा कि विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। किसके साथ? तो पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो ओली कुतुब शाह ने करवाया था। याद रखिएगा कि ओली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो ये दोस्तों हैदराबाद में अवस्थित है। याद रखिएगा कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो यह दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये दोस्तों मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने क्या किया था? विरोध किया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। तो गयासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तुगलक का। ठीक है, यानी कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो तुगलक। याद रखिएगा किस राजवंश के? तो तुगलक राजवंश के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जवाबित थे तो राज्य कानून क्या था दोस्तों? जवाबित क्या थे? राज्य कानून था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। तो इब्न बतूता। याद रखिएगा कि किसने सल्तनत काल में? तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ये थी दोस्तों इल्तुतमिश की। याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। तो वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यानी कि किस खिलजी शासक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो वो था दोस्तों उचित समतावादी। याद रखिएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। वह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 519 नंबर सवाल।
519 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया तो मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आर्ध शिव का। ठीक है, किसका? आर्ध शिव का। यानी सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के? तो आर्ध शिव के देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी कांस्य युग। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य युग सभ्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ये था दोस्तों वत्सराज। ठीक है, वत्सराज जो है ये प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों अमृतसर में हुई थी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। ठीक है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने। याद रखिएगा। और जनरल ओडायर को उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर गोली मार दिया था। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। हज़ारों लोग। अमृतसर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश तो जनरल डायर ने दिया था। तो जनरल डायर को उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर गोली मारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें। बाकी जैसे कि जौ, गेहूं, चावल उत्पादित की जाती थी, लेकिन दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। यानी कि फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, तो दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। याद रखिएगा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दोस्तों सतलज नदी। याद रखिएगा कि मांडा जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। क्या है? यानी कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकई के। ठीक है, यानी कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह दोस्तों चिकित्सा से। याद रखिएगा कि चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थव वेद में। याद रखिएगा कि किस वेद में? तो अर्थव वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद। संगीत के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? तो सामवेद में वर्णन किया गया। जादू मंत्र के बारे में तो अर्थववेद में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों 531 नंबर सवाल। देखिए 531 नंबर सवाल है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। याद रखिएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। टोटल कितना मंडल है? तो टोटल 10 मंडल है। सूत्र कितना है दोस्तों? 1028 सूत्र है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये दोस्तों सरस्वती को माना गया है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। याद रखिएगा कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है वह है इंडिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो यह दोस्तों प्राकृत। ठीक है, यानी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय
प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र, तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी जैसे कि अफगानिस्तान सम्मिलित था, कलिंग भी सम्मिलित था, बिहार भी सम्मिलित था, और श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था? तो लकड़ी का बना था। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था लकड़ी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों विशाख दत्त। ठीक है, जिसके ग्रंथ में, तो विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन। ठीक है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्यों के अधीन काम किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 543 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए 543 नंबर सवाल है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। ठीक है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार। ठीक है, किस स्थान से? तो चुनार स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ रोम के साथ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो यह दोस्तों अश्वघोष। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो अश्वघोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य। ठीक है, यानी किस संगम युगीन राज्य के, तो पांड्य के संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, यानी गुप्त वंश के किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ठीक है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह दोस्तों भानुगुप्त। याद रखिएगा कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त शासक से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? वह दोस्तों गुप्त राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश? तो गुप्त राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों एरन अभिलेख से, ठीक है। यानी सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हितोपदेश के लेखक हैं तो नारायण पंडित। याद रखिएगा कि नारायण पंडित जो है ये हितोपदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। यह दोस्तों शिकार। याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज था? तो क्रो मैग्रन मनुष्य, ठीक है। यानी आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्रन मनुष्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। याद रखिएगा कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, यहाँ पे लिपि होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो ये किस लिपि का है? तो ब्राह्मी लिपि का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये विद्वानों से संबंधित है। याद रखिएगा कि संगम निम्न में से किससे संबंधित है? विद्वानों से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो करिकाल ने की, ठीक है। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो था दोस्तों आर्यभट्ट। कहाँ के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे। और भारत के किस राज्य के रहने वाले थे? बिहार राज्य के। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। याद रखिएगा जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो कार्तिक के, ठीक है। यानी कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो कार्तिक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति, ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक। यानी गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 567 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 567 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, ठीक है। यानी कि निम्न में से किस काल में? तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। याद रखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश, ठीक है। किस वंश के शासकों ने? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में, ठीक है। प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। यानी कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो ये था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। ये सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है
कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो यह है दोस्तों भानुगुप्त। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। याद रखिएगा कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि फाहान कहाँ के निवासी थे, तो ये चीन के निवासी थे। याद रखिएगा कि फाहान जो था ये चीन के निवासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो गुप्त काल में हुआ। याद रखिएगा कि मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है ये सर्वप्रथम कब हुआ, तो गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिनार। ठीक है, यानी गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, तो हेनसांग। ठीक है, यानी हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, हेनसांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो शशांक। याद रखिएगा कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, शशांक। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल है दोस्तों कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, कन्नौज। याद रखिएगा कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, कन्नौज। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी। याद रखिएगा कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी। नेक्स्ट है अगला सवाल है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त। ठीक है, यानी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सवाल है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। ठीक है, मौखरी जो था ये कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है, ये दोस्तों स्थित है जयपुर में। याद रखिएगा कि हवा महल कहाँ अवस्थित है, जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो लखनऊ। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, यह है दोस्तों भास्कर। ठीक है, यानी कि बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो यह है दोस्तों वीणा। याद रखिएगा कि वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। ठीक है, यानी गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। याद रखिए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को हुआ था। याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था दोस्तों, दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। ठीक है, और तीसरा युद्ध 1761 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 591 नंबर सवाल। देखिए
591 नंबर सवाल है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़, ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। वह है दोस्तों अरब, ठीक है। यानी कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, अरब। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दंती दुर्ग, ठीक है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो चालुक्य ने किया था। याद रखिए कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, चालुक्य ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। तो महाबलीपुरम, ठीक है। यानी पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है होयसल की राजधानी का नाम क्या था, द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या था, द्वार समुद्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो शैव धर्म को, ठीक है। यानी कि चोल राजाओं ने किस धर्म को, तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो चोल शासक के पास, याद रखिएगा कि किस शासक के पास, तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो राष्ट्रकूट ने करवाया था, ठीक है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः चतुर्भुज है। कैसी है दोस्तों, चतुर्भुज। यानी चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। हमने अभी टोटल 100 सवाल कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 100 सवाल करना और बाकी है, कंटिन्यू आप भी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तलवंडी में हुआ था, 1469 को हुआ था। याद रखिएगा कि 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुरु नानक को, ठीक है दोस्तों। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 603 नंबर सवाल, ठीक है। 603 नंबर सवाल है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो यह है दोस्तों चैतन्य को, ठीक है। यानी बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है, चैतन्य। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो है दोस्तों गुरु तेग बहादुर, ठीक है। यानी कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ठीक है। यानी कि हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने। किस सिख गुरु की, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। यानी कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। ये अवस्थित है दोस्तों हम्पी। याद रखिए कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं स्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है अगला सवाल कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य, ठीक है। रामानुज आचार्य जो थे ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये था दोस्तों व्यापार। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये दोस्तों शहरी। कैसी निवासी थे, शहरी। यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो है दोस्तों वरुण। याद रखिएगा कि वरुण जो था ये जल या समुद्र का देवता था। कौन, वरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला
अगला सवाल है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये गाय के लिए किया गया था। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। याद रखिएगा कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो यह था दोस्तों नंद वंश का। याद रखिए कि सिकंदर की आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंशों में एक मतलब नंद राजवंशों का शासन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्त। सवाल बोल रहा है 615 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में। याद रखिएगा कि किस राज्य में? तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यह दोस्तों 14 पूर्व। ठीक है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यह दोस्तों अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वेंगी के चालुक्य। ठीक है, यानी कि चोलों द्वारा किसके साथ? तो वेंगी के चालुक्य के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो फारसी। क्या थी? फारसी, यानी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? ये दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, कौन सा शासक? तो इल्तुतमिश जो है ये गुलाम राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वह है दोस्तों रति। याद रखिएगा कि तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? रति जो है ये तौल की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। ठीक है, याद रखिएगा कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बंगाल में। याद रखिएगा कि आदीना मस्जिद जो है ये बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। ठीक है, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि शिवजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। ठीक है, शिवजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास शिवजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। ठीक है, यानी कि अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सवाल नंबर बोल रहा है, सवाल है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहों। ठीक है, कछवाहों से, यानी अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह है दोस्तों बिहार। याद रखिएगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था 1867 ईस्वी को। ठीक है, किसने किया था? 1867 ईस्वी को प्रार्थना समाज की स्थापना
प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 ईस्वी को। किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा स्वरूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बाकी कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था दोस्तों लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिए जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। याद रखिएगा कि 385 किलोमीटर चलकर दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। कब हुआ था दोस्तों? तो दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? वह दोस्तों आर.सी. दत्त। ठीक है, आर.सी. दत्त जो है ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। बाकी जनरल मोहन सिंह संबंधित है, शाहनवाज खां संबंधित है, गुरदयाल सिंह ढिल्लों संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। ठीक है, कब हुआ था? 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1919 को। और रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है, गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने। किस कानून को? तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वह दोस्तों राजगोपालाचारी। ठीक है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1932 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1931 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तृतीय 1932 में हुआ था। ठीक है, और 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था, याद रखिएगा। तो गांधी जी किस आंदोलन सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? वह दोस्तों लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 से 1922 के बीच हुआ था। और 1922 में ही चौरा चौरी कांड के समय उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है 639 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, 639 नंबर सवाल है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। ठीक है, 1940 में लंदन जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज। ठीक है, C.F. एंड्रूज जो थे ये दीन बंधु के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली दाग दिया था 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। याद रखिएगा कि भारत में पाकिस्तान का जो विभाजन है ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है 645 नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 को हुआ था। ठीक है, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? A.O. होम ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो जनरल ओडायर ने, याद रखिए कि जनरल ओडायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था और जनरल ओडायर को उधम सिंह ने 1940 में जाकर लंदन में गोली मारा था। ठीक है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती? और ये 1925 में हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था, जिसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ये दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 650 नंबर सवाल कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिए कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। चलिए अगला देते हैं 651 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 651 नंबर सवाल है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पुस्तक थी जिसके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी ने। ठीक है, S.N. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1942 को हुआ था। ठीक है, और 1942 में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 को दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, किस आंदोलन में? तो बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है 657 नंबर सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, बाकी चित्रांगदा। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है और ये कपाल कुंडला जो है ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय
भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, ठीक है। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 को हुआ था। इसी के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो चर्चिल था, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन, ठीक है। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग था, ठीक है। यानी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग था। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि कवि इंकलाब जिन्होंने सारे जहाँ से हैं अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है, ठीक है। यानी कि इनकलाब जो है, कवि इंकलाब, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? तो 6 थी, ठीक है। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को, याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 675 नंबर सवाल। 675 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? ये हुआ था दोस्तों हरिपुरा में। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। कब किए थे? 1923 में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, 681 नंबर सवाल है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ? तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये दोस्तों हिंदू महासभा ने, ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन नहीं किया था, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उसके जांच के लिए हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये दोस्तों फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल 687 नंबर सवाल। ठीक है, 687 नंबर सवाल है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। ठीक है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी एक पेशे से शिक्षक थे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किस सुल्तान को? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला सवाल है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारागार बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, संभाजी के बाद मराठा शासन को, तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? सुमंत था। कौन था? सुमंत। ठीक है, यानी कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। ठीक है, नेक्स्ट है। अगला सवाल है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने। ठीक है, यानी शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने निम्नलिखित यूरोपीय यानी कि औरंगजेब शक्तियों में किसने शिवाजी को
तो अगर अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें प्रदान की, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल, देखिए 699 नंबर सवाल है आपके सामने कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। याद रखिए कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो था दोस्तों शिवाजी, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि द्वारा, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। याद रखिएगा दोस्तों कि शिवाजी को राजा की जो उपाधि है किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव, ठीक है। यानी दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को, ठीक है। माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ये थी दोस्तों ताराबाई। याद रखिएगा कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि दयानंद सरस्वती का द्वारा स्थापित है आर्य समाज। याद रखिएगा दोस्तों कब किए थे? 1875 ईस्वी को, ठीक है। 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विधवा वागीस, ठीक है, यानी विधा वागीस। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विधा वागीस। ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था 1828 को, याद रखिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 को ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने है 711 नंबर सवाल है कि सर टॉमस मुनरो की किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो वह दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज, ठीक है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज स्थापना से जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। किसके प्रयासों के कारण? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की जो शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ये दोस्तों संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय। बाकी विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख,
यानी को, ठीक है। महाराष्ट्र के सुधारक को, तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये दोस्तों झारखंड के पक्ष में थे। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तीन-कठिया पद्धति से जुड़ा था, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों समाप्त कर दिए 720 सवाल, ठीक है दोस्तों। हम लोग टोटल करीब 220 सवाल अभी किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।